जी लास्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा डिस्कस कर लें प्लीज काइंडली। मैम कुछ समझ ही नहीं आया किसी को भी। क्या समझ नहीं आ रही थी? जो नहीं समझ आ रही वो बताएं। मैम क्या लास्ट लेक्चर जो था वो जर्नल और उसके बाद लेजर और ट्रायल बैलेंस पे एंड हुआ था ना? हाँ जी बेटा ऐसे ही था। जी मैम। बेटा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। हाँ जी जनरल टू अनरजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस था। आगे जी मैं यही पूछ रहा था कि मतलब वो ट्रायल बैलेंस था कि ताना अन जस्ट ये कौन सा आप लोग बहुत ना ट्रायल आहिस्ता बैलेंस? बोल रहे हो, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है सही। जी मैं कह रहा हूँ कि वो ट्रायल बैलेंस था कि एंड हो गया था ना लास्ट वाला लेक्चर? जी जी अनरजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस में एंड हुआ था। अच्छा सही हो गया मैम। दो आपको उसकी इलस्ट्रेशन सॉल्व आपको सेंड भी की थी, समझाया भी था। यस मैम वो कर तो दिया है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ें फिर अब। बस हाँ नहीं निकलनी अब किसी बच्चे की। स्टूडेंट्स मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली साथ के साथ डिस्कस कर लीजिएगा। किसी भी स्लाइड में कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए, कोई बात समझ ना आए, रिपीट करनी हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक हो गया? Next step in the accounting cycle is adjusting the accounts, or what we call adjustments or passing adjusting entries. Ledgers से basically आप लोग at the end of an accounting period काम करना शुरू कर देते हैं. It means ledgers भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे बनते हैं। इसी तरह बाकी तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड बनती हैं, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी। और आज जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट्स का, ये भी एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड होती हैं। इस चैप्टर के अंदर ये वो तमाम हेड्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। ये वो बेसिकली आप लोगों के सामने नजर आ रहे होंगे। टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़नी है, डेफरल्स की एंट्रीज पढ़नी है, एक्रूअल्स की पढ़नी है। उसके बाद हम इसकी पोस्टिंग करेंगे, सर्टेन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम सर्टेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स टाइमिंग इश्यूज। पहले सुनिएगा और उसके बाद आप स्लाइड को गौर से पढ़िएगा। स्टूडेंट्स बेसिकली गैप के अंदर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर मैंने आप लोगों को एक टाइम पीरियड प्रिंसिपल पढ़ाया था। उस टाइम पीरियड प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ऑनर की डिस्क्रिशन पर होता है। जब आपका बिजनेस आप इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने डिसाइड करना होता है कि आप कितने टाइम पीरियड के बाद अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। Now that could be 1 month, that could be 1 quarter. 1 quarter means 3 months. मतलब जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर है, अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर है। इस तरह साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। आप क्वार्टरली मैयर करेंगे, बाई एनुअली मैयर करेंगे, सेमी एनुअली मैयर करेंगे, एनुअल बेसिस पे मैयर करेंगे। ये टोटली ऑनर ने डिसाइड करना है। लेकिन वंस आप डिसाइड कर लें कि हाँ मैंने इतने अरसे के बाद परफॉर्मेंस मैयर करनी है, लेट्स से मैं कह दूं मैंने 6 मंथ्स के बाद करनी है, तो ठीक है, मुझे यकम जनवरी से 30 जून के बाद स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, और फिर यकम जुलाई से 31 दिसंबर, फिर 6 महीने हो गए, फिर 31 दिसंबर को स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। सो बेसिकली हम ये कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योर टाइम पीरियड। दैट अकाउंटिंग पीरियड भी उसको हम कहते हैं कि दैट इज द योर अकाउंटिंग पीरियड आफ्टर विच यू हैव टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस। And basically we actually divide the life of the whole business into these artificial time periods that could be anything, month, week endings भी हो सकती हैं, monthly, quarterly, yearly हो सकती हैं। तो ये वाली चीज जो है
ये हमें एडजस्टमेंट्स में हमें अगेन ये कॉन्सेप्ट हमने पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज करते हुए हमें इसकी जरूरत पड़नी है तो इसलिए ये रिपीट हो रहा है। एक दफ़ा अभी स्लाइड को देखिएगा और मुझे बताएं कि स्लाइड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे चलें। यस मैम। बस यस मैम के ओके नाउ स्टूडेंट्स, ये वो सब चीज़ें हैं जो ऑलरेडी रिपीट हो रही हैं, मैं फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। टाइम पीरियड एजम्पशन के अंदर पहली चीज, हाँ जी अंकल, मैं आ रही हूँ अंकल। बेटा 1 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, टाइम पीरियड असम्पशन, हाँ टाइम पीरियड असम्पशन के अंदर फ्रेंड्स ये उसको रिपीट कर रहे हैं। ये भी बेसिकली दो प्रिंसिपल्स है जो ऑलरेडी गैप में अंदर मैंने एक्सप्लेन किए थे। अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्रेंड्स। फर्स्ट थिंग, जब हम रेवेन्यू रिकग्निशन की बात करते हैं तो रेवेन्यू को हम रिकग्नाइज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड में उस वक्त जब उसको हम अर्न कर लेते हैं। इसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कैश आपको उसके अगेंस्ट मिला है या नहीं मिला। फॉर एग्जांपल जैसे कैश सेल्स होती हैं, तो कैश सेल्स के अंदर तो आपको उसी वक्त कैश मिल जाता है। आपने प्रोडक्ट बेची, आपको कैश मिल गया, और सर्विसेज आपने रेंडर की, आपको उसी वक्त कैश मिल गया। लेकिन कुछ होती हैं क्रेडिट सेल्स, इट मींस आपने उधार पे चीज को बेचा है। अगर आपने क्रेडिट सेल्स की हैं, उधार पे चीज को बेच दिया, तो उस सिचुएशन में आपको कैश रिसीव नहीं होता। कैश वो कहता है आपको सम फ्यूचर टाइम पीरियड में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज 10 अप्रैल है, आज के दिन आपने आपने कोई चीज बेची है, आपका बिजनेस है कार का, शोरूम है आपके पास कार का। एक बंदा कार लेने के लिए आया, 25 लाख की कार है और वो आपसे कहता है मेरे पास 15 लाख में डाउन पेमेंट कर देता हूँ, बाकी 10 लाख मैं आपको अगले महीने की 10 तारीख को दे दूंगा। इट मीन्स कि वो मई की 10 तारीख को हमें रिमेनिंग 10 लाख देगा। अब ये क्या एग्जांपल है कि इसमें कुछ कैश सेल्स हैं और कुछ क्रेडिट सेल्स हैं, लेकिन हम उस सेल को अभी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लेंगे। डजंट मैटर्स कि उसका उसके अगेंस्ट कैश हमें मिला है या नहीं मिला। अगर फुल भी अमाउंट क्रेडिट पर होती, कि पूरी की पूरी कार ही क्रेडिट पर होती, इट मींस कि वो कह रहा है कार मुझे दे दें आप, अगले महीने में आपको फुल पेमेंट कर दूंगा 25 लाख की, तो भी हम उसको रेवेन्यू अपने इस अकाउंटिंग पीरियड में कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गुड्स प्रोवाइड कर दी, हमने प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया कस्टमर को।
तो हमने रेवेन्यू कंसीडर करना है उसको इस अकाउंटिंग पीरियड का, इस मंथ का उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। डजेंट मैटर कि उसके पैसे कब आ रही हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट्स हो सकता है 3 महीनों में जा रही हो सकता है उसकी इंस्टॉलमेंट्स 6 महीनों में जा रही हो, अगले महीने में जा रही हो, वो अगले साल पेमेंट कर रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So revenues should be recognized in the same accounting period in which they are earned, no matter the cash against the same transactions have been received by the owner of the business or not. The second thing, what about expenses? Whenever we talk about recording the expenses, then expenses should be recorded uh, whenever they incurred. Doesn't matter you have been paid for that or not. You made the payment against those expenses or not. It doesn't matter at all. In accrual systems of accounting, we record expenses whenever they have incurred. एग्जाम्पल देती हूँ आपको तो क्या आपको बात समझ आए। हमारे घर में एक मेड काम कर रही है, राइट। अब वो यकम से लेकर हर महीने की एंड तक उनका हिसाब है कि मैं हर महीने आपसे पैसे लूंगी। तो अगर 30 तारीख को तक उन्होंने काम कर दिया तो एक्सपेंस तो इनकर हो गया कि हमने उनसे कमिटमेंट की थी कि 30 तारीख को हम आपको पेमेंट करेंगे, आपने हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, जो भी आपका काम था आपने काम किया है। अब आप उसको पेमेंट करते हैं अगले महीने की यकम को, अगले महीने की 2 को या 3 तारीख को पेमेंट करें, तो आपने उसको अगले महीने रिकॉर्ड नहीं करना, आपने उसको रिकॉर्ड करना है इसी महीने में कि ये इस महीने का एक्सपेंस है। जैसे आपका बिजली का बिल है, इस महीने आपने बिजली को इस्तेमाल किया है और बिल बेशक उसका आप अगले महीने की 2-3 तारीख को पे कर रहे हैं, लेकिन वो बिल क्योंकि इस महीने का है, एक्सपेंसेस इस महीने के हैं, बेनिफिट्स आपने इस महीने उसके यूज किए हैं, बेनिफिट्स वो उस चीज का फायदा लिया आपने, तो इस वजह से उसका एक्सपेंस आप इस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करोगे। अब आपने करना क्या है कि इन रेवेन्यूज को इन एक्सपेंसेस के साथ मैच करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि आपके बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस फेस किया है। इसको हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। That expenses should be matched with the revenues of the same accounting period in order to determine that whether business has earned profit or suffered loss. और सी assumption में आपको नजर आ रहा होगा कि इकोनॉमिक लाइफ को हम डिवाइड करते हैं। ये भी मैंने टाइम पीरियड प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया है। काइंडली बताइएगा बेटा अगर कोई इशू हो इस स्लाइड में तो आपको। नो मैम अभी तक तो कोई नहीं। अहमद जी। नाउ फ्रेंड्स, ये कैश बेसिस वर्सेस अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारे यहाँ वर्कआउट नहीं करता, क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता था कि रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करो जब पैसा मिल जाए और एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करो जब पेमेंट करो। लेकिन हमारे यहाँ अक्रूवल सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग वर्कआउट करता है, जहाँ पे हम रेवेन्यूज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं चाहे कैश मिले या ना मिले, और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं चाहे पेमेंट हो या ना हो। पढ़ ली ये वाली स्लाइड बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। ये देखें, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है जब कैश रिसीव होता है और एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज होते हैं जब कैश पे होता है। तो ये बेसिकली उन्होंने आपको बता दिया कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट in accordance with the international financial reporting standards. That's why हमारे यहाँ accrual basis चल रहा है और पूरी दुनिया में accrual basis चल रहा है। कैश बेसिस जब हम वर्कआउट नहीं करते, बहुत शुरू में कहीं ये सदियों पहले एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वर्कआउट करता था। नाउ फ्रेंड्स, ये बेसिकली रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल अगर आपको याद हो तो वो भी हम लोगों ने गैप रूल्स के अंदर स्टडी किया था। इसमें ये बेसिकली ये सर्विस बिजनेस के बारे में आपको बता रही हैं कि सर्विसेज बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि जब आपने सर्विसेज रेंडर कर दी ना, सर्विसेज ऑफर कर दी, तो बस आप उसको अपना रेवेन्यू कंसीडर कर लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको पैसा कब मिल रहा है। आप जैसे देखिए, मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग एक रेवेन्यू अर्न करने का जो सोर्स है वो मेरा सर्विस बेस्ड है। इट मीन्स कि मैं सर्विसेज ऑफर कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, इसके अगेंस्ट मुझे पैसे कब मिलेंगे?
30 तारीख के बाद, 31 तारीख के बाद सैलरी क्रेडिट होती है। लेकिन अगर आज मुझे अपनी इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़े, आज हो सकता है मेरे अकाउंटिंग पीरियड की लास्ट डेट हो, मेरा अकाउंटिंग पीरियड लेट्स से 11 से लेकर 11 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक है, तो ओके, मैं अगर 10 अप्रैल को अपनी आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हूँ, तो मैं यकम ये जो मैंने जितना महीने पढ़ाया है, जितने दिन पढ़ाया है, मैं इसके रेवेन्यू को कंसिडर करूंगी। बेशक मुझे सैलरी अगले महीने मिलेगी, लेकिन मैं इस रेवेन्यू को रिकग्नाइज करूंगी। इसी तरह लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, ये सब इनका सर्विस बेस्ड बिजनेस है। अब आप इनको पेमेंट प्रॉम्प्ट करते हैं तो ठीक है, वो कैश सर्विसेज हो गई। लेकिन अगर क्रेडिट सर्विसेज हैं, इट मीन्स आप उधार कर रहे हैं, तो भी वो उसको कंसिडर करेगा कि मैंने सर्विसेज दे दी, मेरी तरफ से इसको रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर लो। तो अकाउंटेंट उसको रिकग्नाइज करेगा बाय पासिंग एन एंट्री। पैसे मिल गए हैं तो कैश डेबिट कर देगा, पैसे नहीं मिले तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देगा कि कोई मसला नहीं है, कस्टमर बाद में पेमेंट कर देगा आपको। अकाउंट रिसीवेबल मींस ये पैसा अभी है, कस्टमर से हमें फ्यूचर में मिलेगा। वी हैव टू रिसीव दिस अमाउंट फ्रॉम द साइड ऑफ द कस्टमर इन द फ्यूचर। ये मैचिंग प्रिंसिपल है फ्रेंड्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रेवेन्यूज को उसी अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ मैच करना है, ताकि आप क्लियरली डिटरमिन कर सकें कि आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस फेस करना पड़ा आपको इस अकाउंटिंग पीरियड में। फ्रेंड्स, कोई इशू हो तो काइंडली साथ के साथ पूछ लीजिएगा। ये आपको वो पिक्चर नजर आ रही है उन तमाम प्रिंसिपल्स की जो इस एडजस्टमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। टाइम पीरियड प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, एक्सपेंस रिकग्निशन प्रिंसिपल, और ये जो लास्ट में है दैट इज योर मैचिंग प्रिंसिपल। एक्चुअली इन चारों को अभी इसी लेक्चर में मैं रिपीट करके आ रही हूँ। पढ़ लें एक दफा so that I can start adjustments. आगे चले बेटा। यस मैम। जनाब, यहाँ से बेटा अब आप लोगों की एडजस्टिंग एंट्री स्टार्ट हो रही हैं। पहली चीज तो ये बेटा कि हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हम प्रिपेयर करें तो वो सही अकाउंट्स की डिटेल्स को डिपिक्ट नहीं करती। सर्टेन अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनको एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो अकाउंटेंट अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर बैठकर एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं, और उसके बाद हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर तमाम अकाउंट्स को हम सही सेट कर देते हैं, जिसकी जितनी जितनी अमाउंट बनती है उतना ही रिपोर्ट करते हैं, किसी को ओवरस्टेट और किसी को अंडरस्टेट नहीं करते, और फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ताकि वो रिलायबल हों। सो एडजस्टिंग एंट्रीज actually is that tool that make it possible to report correct amounts in the financial statements like balance sheet and income statement. Now फ्रेंड्स, एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर हम या तो रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं या एक्सपेंस को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। तो ये रेवेन्यू रिकग्निशन और एक्सपेंस रिकग्निशन का बार बार कॉन्सेप्ट आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि रेवेन्यूज को कब रिकॉर्ड करना है और एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करना है। जो जो अकाउंट्स हमारे मिसलीडिंग होते हैं उनको हम करेक्शन कर देते हैं। किस में करेक्शन करनी है? दो अकाउंट्स में, एक रेवेन्यू में और दूसरी एक्सपेंस में। तो बेसिकली दो एंट्रीज ऐसी होंगी जो रेवेन्यूज रिलेटेड होंगी और दो एंट्रीज ऐसी होंगी जो एक्सपेंस रिलेटेड होंगी। ये एक एमसीक्यू दिया हुआ है, इसमें ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट ऑप्शन। इन सब चीज़ों को इंश्योर किया जाता है एडजस्टिंग एंट्रीज में कि रेवेन्यूज कब रिकग्नाइज होने हैं, एक्सपेंसेस कब रिकग्नाइज होने हैं, और हमारे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में हमारे अकाउंट्स का बैलेंस अमाउंट जो है वो करेक्ट शो हो रही हो एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। Now friends, this is there are basically 4 types of adjusting entries. अब इसको यहाँ से हम इन डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। टाइप्स, डेफरल्स। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट सुने बेटा, डेफरल क्या होता है, उसके बाद हम डेफरल्स के अंदर जो दो आ रही हैं इनको हम डिस्कस कर लेंगे। डेफरल्स होते हैं बेटा
डिले से निकला है, लेटर ऑन पेमेंट्स आप कर रहे हो। इसमें ये होता है स्टूडेंट्स कि हम पेमेंट पहले कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि हम पेमेंट पहले कर देते हैं लेकिन एक्सपेंस को रियलाइज नहीं करते, एक्सपेंस को कंसिडर नहीं करते, एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करते, उसकी रिकग्निशन को, उसकी जर्नल एंट्री पास करने को हम क्या कर देते हैं, डेफर कर देते हैं। बेटा आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम, नजर आ रही है। यस मैम। कैन यू सी द स्क्रीन? जी मैम, नजर आ रही है। ओके बेटा, तो ये पेमेंट आपने कैश में पहले पेमेंट कर दी। अब उसके बाद जैसे जैसे आपको उसका बेनिफिट मिलता जाएगा वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होती जाएगी। तो हम लोग इन कैश पेमेंट करते हैं और जैसे ही वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होता है, उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ती है। वो हम एक्सपेंस को कंसिडर करते हैं लेट, कब कंसिडर करते हैं? एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड कंसिडर करते हैं। तो ये हो गया डेफरल, डिलेड रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारी ये बल्कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं, इसको हम एक दफ़ा इसकी एंट्रीज करके भी देख लेते हैं ताकि आपको मेरी बात समझ आए। जब तक मैं आपको एग्जांपल्स नहीं दूंगी रियल लाइफ से रिलेटेड, आपको समझ नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट। ये स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने लेके चलना है। इट मीन्स कि ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर एक्चुअली हम लोगों ने एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। ये एक पायनियर एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, इट मीन्स एक सर्विस बिजनेस है। उसका अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको नजर आ रहा होगा। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वही प्रॉपर शीट में बना हुआ है। 3 कॉलमर शीट है, अकाउंट्स हैं, डेबिट क्रेडिट है और इस वक्त बैलेंस हो रहा है 28,700 पर। इसमें बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको एडजस्टमेंट्स की जरूरत है। तो हम पहली डेफरल की एंट्री करने लगे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट में। डेफरल्स प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी हो सकते हैं और अनअर्न्ड रेवेन्यू में भी। मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस को, उसके बाद हम किसी और टॉपिक पे जाएंगे। ये एक टॉपिक पहले समझें आप लोग। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने अभी बताया कि आपने कैश पहले पे कर दिया है और बाद में आप उस अमाउंट को डिटर्मिन करते हो कि इसमें से कितनी अमाउंट का बेनिफिट हमें मिल गया है। नाउ सबसे पहले मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। लेट्स से सप्लाईज गिवन है, इंश्योरेंस गिवन है, एडवर्टीजमेंट है, रेंट है। किसी भी एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सप्लाईज का कॉन्सेप्ट सुनिएगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सप्लाईज क्या होते हैं बेटा? फर्स्ट लेक्चर में जब हम कंटेंट्स डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि सप्लाईज बेसिकली ऑफिस स्टेशनरीज होती हैं जो आप इकट्ठी खरीद लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा डिपार्टमेंट बोर्ड मार्कर, डस्टर, आपका प्रिंटर के पेजेस, प्रिंटर के रिम्स, स्टेपलर, स्टेपलर की पिन्स और ये पिन ओपनर्स और बॉल पेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ें, फाइल कवर्स, ये इसकी सप्लाईज हैं। ये सेमेस्टर स्टार्ट से पहले हम परचेज कर लेते हैं। अब शुरू में जब आपने इनको परचेज किया, आपने उसके लिए कैश पेमेंट की, यू मेड पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया अपना एसेट। क्यों? क्योंकि सप्लाईज आपका करंट एसेट है, ये आपको बेनिफिट देंगे थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड। सो दैट्स एन एसेट, यू रिकॉग्नाइज इट एज एन एसेट इन योर बैलेंस शीट। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड होता है, चाहे आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 महीने का है, 1 साल का है, 1 क्वार्टर का है, जब आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा तो आपने चेक करना है कि इसमें से कितने सप्लाईज इस्तेमाल हो गए हैं। जितने सप्लाईज इस्तेमाल हो चुके होते हैं, इट मीन्स कि उनका बेनिफिट आपने ले लिया है। तो वो सप्लाईज जो होती हैं वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। इट मीन्स आपने बेनिफिट ले लिया, जिस चीज़ का वही अमाउंट, वही कॉस्ट एक्चुअली एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जितने सप्लाईज आप यूज़ कर चुके होंगे उसकी आप एक्सपेंस की एंट्री करेंगे जस्ट बाय पासिंग एंड एडजस्टिंग एंट्री। इसकी अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दूं, तो आप लोग घर में भी, बहुत सारे घर वाले ऐसे होते हैं जो सौदा सेल्फ जो होता है, घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हर महीने के स्टार्ट पे परचेज कर लेते हैं।
जैसे हम लोग ग्रोसरी करते हैं, हम लोग हर महीने के स्टार्ट में ग्रोसरी कर लेते हैं, कुकिंग ऑयल, सर्फ, साबुन, सोप्स, लेमन मैक्स, दालें शालें, ये सब चीज़ें हमारी मंथ स्टार्ट पे आ जाती हैं। इसको हम कह देते हैं सप्लाईज। कैश पेमेंट की चीज़ें खरीद ली, एसेट बन गया। एसेट क्यों है? क्योंकि ये हमें बेनिफिट देगा। महीने का एंड होता है जब, तो मैं चेक करूं, तो लेट से अगर मेरे पास 2 लक्स की टैबलेट्स पड़ी हैं, तो बाकी सारी कहाँ गई? मैंने सपोज करे 12 खरीदी थी महीने के स्टार्ट में, 2 पड़ी हैं, तो 10 कहाँ गई? 10 उस महीने में इस्तेमाल हो गई। तो वो जो 10 इस्तेमाल हुई है ना, उनको मैंने अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, क्योंकि उनका मैंने बेनिफिट ले लिया है। इसी तरह हमारे यहाँ डालडा के 2 बड़े 5-5 किलो के पैकेट्स आते हैं। इट मीन्स उसमें 10 पॉलिथीन बैग्स होते हैं ऑफ लीटर्स। लेट्स से कि मैंने महीने के शुरू में डालडा के वो 2 पैकेट्स खरीदे 5-5 लीटर्स वाले। महीने के एंड पे मैं देख रही हूँ कि 1 लीटर पड़ा है, तो 9 लीटर कहाँ गया? 9 लीटर इस्तेमाल हो गया, उसको मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगी अपने पास। सो बेसिकली इस तरह की सिचुएशन में ये जितने भी आपको अकाउंट्स नजर आ रहे हैं, इंश्योरेंस, सप्लाईज, एडवर्टीजमेंट, रेंट, मेंटेनेंस, इक्विपमेंट, फिक्स एसेट्स, इन सब केसेस में हम लोग पेमेंट पहले करते हैं कैश की फॉर्म में, और इस्तेमाल होने पर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। सो आप ये डायलॉग बॉक्स में भी देख रहे होंगे, कैश पेमेंट्स आर मेड फर्स्ट एंड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू expenses, and the adjustment entry is basically passed to record that expense. अब ये जो 6 आपको एग्जांपल्स नजर आ रही हैं, इन सब की एडजस्टिंग एंट्रीज आपको पास की हुई नजर आएंगी। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये एडजस्टिंग एंट्रीज पास करने का फायदा क्या होता है आपको? कि एक तो आपका एक्सपेंस का अकाउंट, एक्सपेंसेस आपके अंडर स्टेट हो रहे होते हैं, आपके नज़र आ रहा होता है जैसे आपके एक्सपेंसेस है ही नहीं। तो जब एडजस्टिंग एंट्रीज आप करते हैं ना, तो आपके एक्सपेंसेस का अकाउंट एडजस्ट हो जाता है, अंडर स्टेट होते हैं, कम नज़र आ रहे होते हैं। तो जब आप उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो अकाउंट बिल्कुल ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और दूसरा जो आपका एसेट अकाउंट होता है, जिसमें वैसे सप्लाईज नज़र आ रहे होंगे कि जनाब इसमें 10 लीटर ऑयल पड़ा हुआ है घर में, तो जब आप एडजस्टिंग एंट्री पास कर देते हैं, तो फिर वो करेक्ट डिपिक्ट हो रहा होता है एसेट भी, कि नहीं 9 लीटर एक्सपायर हो गया, एक्सपेंस में चला गया, बाकी 1 लीटर ऑयल पड़ा हुआ है मेरे पास। तो इसी तरह अगर साबुन की टैबलेट्स की बात कर लें, तो अगर सोप की टैबलेट्स हैं तो मैंने 12 परचेज कर रही थी, एसेट नजर आ रहा होगा कि 12 पीसेस पड़े हुए हैं मेरे पास टैबलेट सोप के। लेकिन उसमें से जब मैं एंट्री पास कर लूंगी, तो 10 को मैं एक्सपेंस में चार्ज कर दूंगी, 2 मेरे एसेट अकाउंट में नजर आ रही होंगी कि अनएक्सपायर्ड जो पड़ी हैं वो कितनी है, 2 टैबलेट पड़ी हैं एसेट अकाउंट के अंदर। तो ये बेसिकली आपका एसेट अकाउंट भी एडजस्ट हो जाता है और आपका एक्सपेंस अकाउंट भी एडजस्ट हो जाता है। नाउ ये हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्रीज कैसे होती हैं। इस तरह की एंट्रीज के अंदर हमेशा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट रिकॉर्ड होता है। रीजन बता देती हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको इसकी। देखिए बेटा, हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स पढ़े थे, और डेबिट क्रेडिट रूल्स में मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस जब भी इनकर होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस ऑलवेज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज डेबिट। जब भी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा, जब भी एक्सपेंस इनकर होगा, उसको आप डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिएगा कि एडजस्टिंग एंट्री के अंदर एक्सपेंसेस डेबिट रिकॉर्ड होंगे, और एसेट क्योंकि कम हो रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया साबुन आपके 12 नजर आ रहे थे, वो 2 नजर आएंगे, तो एसेट्स को आप हमेशा क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि डिक्रीज इन एसेट्स विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एज एन क्रेडिट। तो ये आपको उसकी समरी नजर आ रही है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस में एंट्री जाएगी एक्सपेंसेस टू एसेट, एक्सपेंस डेबिट, एसेट क्रेडिट। नाउ दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स जो आप लोगों को इलस्ट्रेट की गई हैं, अगेन उसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी की हैं जिसको अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस देखा था, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। मैं एग्जांपल्स पढ़ती हूँ और उसके बाद हम इनकी एडजस्टमेंट्स पास करते हैं।
illustration क्या है स्टूडेंट्स, that the Pioneer Advertising Agency purchased advertisement supplies. फर्स्ट ट्रांजैक्शन ये सप्लाईज से रिलेटेड है,